प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज जैसा कि आपको पता है आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आपके यूनिट टेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। यह आपके यूनिट टेस्ट में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैंने इसमें लगभग हर तरह के प्रश्न को शामिल किया है। उम्मीद है कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सभी सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इसमें लिखा हुआ है कि हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी अपरमेय संख्या है। आप इस पर ना जाएं, टिक लगा हुआ है। हम चारों ऑप्शन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इसने पूछा है कौन सी परमेय संख्या है। अब मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी नंबर क्या कहलाते हैं? परमेय संख्या कहलाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था, यदि किसी नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर कोई इनकम्प्लीट स्क्वायर होता है तो वह सभी नंबर अपरमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरिमेय। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम सवालों को करेंगे और समझेंगे। एक बार मैंने आपको फिर से कंसेप्ट बता दिया है। तो अब हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने कहा कि हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी एक परमेय संख्या है। देखो, पहले में आपने देखा √5। आप जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है, तो इसलिए इसका आंसर पहला तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहला कैसा हो गया? एक अपरमेय संख्या। फिर हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में भी आपने देखा, इसमें भी √3 आ रहा है। क्या आ रहा है? √3 आ रहा है, जो कि एक क्या है? अपरमेय संख्या है। इसलिए आपका ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी के बारे में हम पहले देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है बेटा? ऑप्शन डी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा पाई होता है, पाई कैसी संख्या होती है? पाई होती है अपरिमेय संख्या, है ना। और जो पाई की वैल्यू होती है एक, जो कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एक वैल्यू होती है 22/7, और इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब आपने क्या देखा? आपने देखा कि हम 3 ऑप्शंस को काट चुके हैं। हमने पहले ऑप्शन को भी काट दिया था, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। हमने दूसरे ऑप्शन को भी काट दिया, क्योंकि यह भी एक अपरिमेय संख्या है। और हमने चौथे ऑप्शन को भी काट दिया, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसने पूछा है हमसे कि परमेय संख्या कौन सी है। तो परमेय हमारे पास एक ही चीज़ बची, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दूसरा मैंने आपको बताया था कि परमेय संख्या 0 क्या है? एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q हमारा क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। दूसरा हम जानते हैं कि 0 जो है, 0 एक, इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा। हम जानते हैं कि 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है, और सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या। क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। और हम जानते हैं कि सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा पहले जब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी, यानी कि इनमें से कौन सी एक परमेय संख्या है। तो 0 क्या है? 0 एक परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है। पहले में हमें परिमेय पता करना था, इसमें हमें अपरिमेय पता करना है। तो देख लेते हैं। अब आप देखो, अभी अभी आपसे मैंने कहा था रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन मैंने लिखा था उसके अंदर क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, आपने देखा 4 का मैं बाहर क्या ले सकता हूँ? 2। 9 का बाहर क्या ले सकता हूँ? 3। तो आंसर क्या आया? 2/3। अब आप जानते हो 2/3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सवाल। ऐसे ही 81 को देखो, 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का। तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो हमने 2 ऑप्शंस को तो चेक कर लिया, 2 ऑप्शंस तो हमारे हैं नहीं। तीसरे को देखते हैं। बेटा मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक।
आप इसको देखिए, क्या मैं रूट 12 को ये लिख सकता हूँ 4 × 3, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि रूट ए बी है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं आगे इस तरीके से भी प्रोसीड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब 4, ठीक है, नीचे भी क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है √3, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता √4 × √3 अपॉन √3। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं, आपको क्लियर विजिबल है कि √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या हमारे पास √4, और √4 का मैं बाहर क्या लिख सकता हूँ, √4 का मैं बाहर क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। और आप जानते हैं 2 कैसी संख्या है, 2 परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, 3 ऑप्शन हमने यहाँ भी हटा लिए हैं जो कि हमारे आंसर नहीं है, तो बचता है हमारे पास एक ऑप्शन, तो शायद वही हमारा आंसर होना चाहिए। पहला हमने देखा, पहला क्या है, एक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, रेशनल नंबर है। ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये भी अभी अभी हमने निकाला, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। और इसने पूछा है हमसे अपरिमेय संख्या, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस तरीके के प्रश्नों में बच्चों को बहुत सारी परेशानी होती है, हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको इस तरीके के प्रश्न में परेशानी ना हो। इसने कहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट पतला कर लेता हूँ, ये थोड़ा मोटा दिख रहा है जिसको से कि थोड़ा फैल जाता है ये। जैसे मैंने आपको एक लिखवाया था कि √a की जब मल्टीप्लाई मैं √b से करता हूँ तो मेरे पास, सॉरी दूसरी चीज़ पढ़ रहे थे, मैंने गलत लिख दिया। यानी कि एक मेरे पास है √a प्लस √b और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है √a माइनस √b से, तो इसका आंसर होता है मेरा a माइनस b। ये मैं आपको क्लास में लिखवा चुका हूँ और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, यदि a प्लस b है और √a माइनस b है तो इसका आंसर होता है a माइनस बी स्क्वायर। ये सारे आते हैं एक ही फॉर्मूले से, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से निकल कर आते हैं, लेकिन आपको इतने सारे फॉर्मूले याद रखने से बेहतर है कि आप एक चीज़ याद रख लें, जो कि मैं इस सवाल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऊपर वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस नंबर को लेना है, जैसे हमने पहले नंबर की मल्टीप्लाई करनी है पहले नंबर से, तो हम जब √a की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √a की मल्टीप्लाई करेंगे √a से। फिर अब इस √a की ही मल्टीप्लाई करनी है हमें दूसरे नंबर से, तो इस बार देखो यहाँ पर भी किसका साइन है, प्लस का, और यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का। जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो आंसर आता है माइनस, और हम यहाँ लिखेंगे √a मल्टीप्लाई √b। ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरा वाला ले लेते हैं, अब दूसरे वाले नंबर की करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी आप साइन देख रहे हैं प्लस का है, जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ मैंने आपको बता रखा था प्लस का साइन होता है। तो जब अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा √a मल्टीप्लाई √b, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, प्लस है, और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर माइनस है, तो इस बार प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और क्या हो जाएगा √b मल्टीप्लाई √b। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब बेटा a की मल्टीप्लाई a के साथ करते हैं तो मैंने आपको बताया था a आता है, ये क्या हो जाएगा माइनस का √ab, और ये क्या हो जाएगा प्लस का √ab। ये वाला प्लस का √ab हो जाएगा, ये वाला माइनस का √ab हो जाएगा, और माइनस √b की √b के साथ करते हैं तो क्या आता है, b आता है ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब आपने देखा कि ये दोनों, ये और ये एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग साइन के हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना, ये दोनों आपस में कट जाएंगे।
तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ से हमारे पास a बचा और यहाँ से हमारे पास b बचा। तो यही तो हमारा आंसर आया। यही मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि फॉर्मूले का आंसर क्या होता है, a माइनस बी। तो हमें क्या करना है, हमें इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसको आपको समझाने, इसी सवाल से आप ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो आप कर चुके हैं। बस अब आपको इसको अच्छे से समझना है। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं, आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। देखिए अब हम गुणा कर लेते हैं। जो चीज़ हमने अभी अभी करी थी हम वही काम करेंगे, उससे अलग कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसने कहा है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका मतलब है कि इस तथा की जगह पे हम किसका साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई का। गुणा करनी है हमें दोनों की, तो गुणा करने के लिए पहले हमें ये वाला नंबर लेना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। जब आप 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं तो आंसर आता है, चलो एक और लाइन बढ़ा लेते हैं, लिख लेते हैं। आपने किया -3 मल्टीप्लाई 7। अब इसी 3 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो आपने देखा यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है। जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस। तो क्या आएगा आंसर, माइनस। और आप क्या करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। क्लियर है ये बात, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले नंबर की हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम लेंगे दूसरे वाले नंबर को। दूसरे वाले नंबर को देख लेते हैं। अब हम √5 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 के साथ। किसके साथ, √7 के साथ। आपने क्या देखा, यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर भी कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। और जब प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। अब √5 की मल्टीप्लाई करेंगे आप √7 के साथ। √5 मल्टीप्लाई √7। यहाँ तक क्लियर है। अब इस वाले की मल्टीप्लाई दूसरे के साथ भी करेंगे क्योंकि दोनों के साथ करनी होती है। फिर वही चीज़, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। जब आप प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। और आपको करना है √5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, √3 के साथ। किसके साथ, √3 के साथ। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, बहुत आसान है। जब हम 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं तो हमारा आंसर आता है -21। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं होता, बस इनके बीच का साइन ख़त्म हो जाता है। ये हो गया। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं इस प्रकार से। तो 7 पंजे कितने हो जाएंगे, 35। और फिर अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस जब √5 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करते हैं तो आंसर आता है 15। यही आपके सवाल का अंतिम आंसर होगा। तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद ना रखने से बेहतर है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पहले इस वाले नंबर की इसके साथ, फिर इस वाले फिर इस वाले नंबर की इसके साथ, और फिर इस वाले नंबर की इसके साथ, और फिर इस वाले नंबर की इसके साथ। उसी से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि इतने बराबर इतने है तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए, ये रेशनलाइजेशन का नंबर है। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, परिमेयकरण। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, परिमेयकरण। अब परिमेयकरण कुछ नहीं होता है, परिमेयकरण बहुत ही आसान चीज़ है। यानी कि हम क्या करते हैं, नीचे से हमें स्क्वायर रूट करना होता है, ख़त्म। जैसे कि मान लो मैंने एक सवाल किया, देखो मैं इसको साफ़ करता जा रहा हूँ लेकिन आप इसको साथ के साथ लिखते रहेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मुझे इसलिए साफ़ करना पड़ता है। आप इसको साथ के साथ नोट करते रहें। जैसे मैंने कहा 1/√5 का परिमेयकरण कीजिए। क्या कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया था, जैसा नंबर आप नीचे देखते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। परिमेयकरण करना है किसका, हर का, क्योंकि हर में ही क्या है, हर ही तो इसका अपरिमेय बना हुआ है। तो हर का क्या करेंगे हम, परिमेयकरण। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1/√5 मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से। तो √5 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे और √5 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। जब हम √5 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आंसर आता है √5, और जब हम √5 की मल्टीप्लाई √5 से करते हैं तो आंसर आता है 5। तो इस प्रकार आपने देखा जो इसका हर था, हर इसका बन चुका है परिमेय। क्या बन चुका है, परिमेय। क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, इसके हर में से, यानी कि नीचे से, यहाँ से नीचे से इसको ख़त्म करना रूट को। तो क्या हमने यहाँ पर नीचे से रूट को ख़त्म कर दिया या नहीं कर दिया, आप कहेंगे सर कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास एक सवाल और आता है इस तरीके का, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप बच्चे नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक सवाल आता है, कौन सा,
फिर एक सवाल हमारे पास आता है कि 1/2√3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, जैसा नंबर नीचे लिखा हुआ होता है बिल्कुल वैसा नंबर, बस ये साइन जो होता है ये बदल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2-√3/2 -√3। क्लियर है ये बात। देखो यहाँ पर प्लस का साइन था, जबकि हमने यहाँ पर कौन सा साइन लिया है, माइनस का साइन लिया है। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं किसी की मल्टीप्लाई जब 1 से करते हैं तो वही नंबर आता है। जब मैं 2 -√3 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 2 -√3। अब हम नीचे वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये बनता है आपका a+b और ये बनता है आपका a-b। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a² -b²। और हम जानते हैं कि किसी भी जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, इसीलिए हम नीचे हमेशा बार बार ये वाला फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a², यानी कि a की जगह पर क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b², b की जगह पर क्या है √3 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप जानते हैं क्या, आप क्या जानते हैं भाई, आप जानते हैं कि दो ऊपर तो क्या था 2 -√3 है और नीचे क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि √a की मल्टीप्लाई अगर हम √a के साथ करते हैं तो हमारा आंसर आता है a। क्या आता है, आंसर a। तो जब √3 की, ये क्या है √3 मल्टीप्लाई √3, जब √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 3। तो ऊपर हमारा क्या आया, ऊपर हमारा आया 2 माइनस के √3 और नीचे 4 में से 3 गए तो क्या आएगा 1। तो 1 को जनरली हम लिखते नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, आंसर हमारा आ जाता है 2 -√3। तो क्या आप इस बात को समझे हैं, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे, इस तरीके का सवाल भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब बेटा इसी परिमेयकरण को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए, इसी परिमेयकरण को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए, इसी परिमेयकरण को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, इस तरीके का सवाल। इस सवाल के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखो ये वही सवाल है जो अब तक आपने करा है, लेकिन बस इसको थोड़ा सा और मुश्किल बना दिया गया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ये जो सवाल है ना, ये वाला सवाल आप कह रहे होंगे सर जी ऐसा सवाल तो देखा नहीं है। ये जो सवाल है ये परिमेयकरण का ही सवाल है, ये होगा उसी तरीके से, लेकिन इसको बस इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है। चलिए जानते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। थोड़ा लेंदी सवाल है, समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान लगाएंगे, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। ये ना सोचें कि सर तो मुझे देख नहीं रहे हैं तो मैं चाहूँ तो शोर कर सकता हूँ या मैं चाहूँ तो बातें कर सकता हूँ। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ वीडियो पर ध्यान दें, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है यह वीडियो आपके किसी काम का नहीं है, तो आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए सवाल को करते हैं। पहले सवाल को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सवाल कहना क्या चाहता है। बेटा कुछ नहीं कहना चाहता। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इसको, जब हम इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो इस तरीके का आएगा, है ना। जब हमारा आंसर इस तरीके का आएगा तो बस इतना है, P और Q की जगह पे कोई नंबर लिखा हुआ होगा, नंबर यानी कि गिनती लिखी हुई होगी कोई, उस गिनती को इससे मैच कर लेंगे, है ना। मैच करके इस गिनती से और फिर हम तुलना कर लेंगे, वहाँ से हमें P और Q का मान मिल जाएगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बता रखा है कि नीचे रूट देखते ही आपका खून खुल जाना चाहिए और आपका दिमाग ख़राब हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि इसको देखते ही आपका दिमाग ख़राब हो गया होगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इसको हटाना। हम यहाँ से रूट को हटाएंगे। चलिए हटाते हैं रूट को फिर, है ना, रूट को हटा देते हैं। तो सबसे पहले रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला साइन होता है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब यहाँ माइनस का है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर जी प्लस से। अभी आप इधर वाले को भूल जाइए, इधर वाले को कुछ मत कीजिए, बराबर में बस ऐसा चलता रहेगा। ये बड़ा है तो बार बार बड़े को लिखने से बेहतर है मैं इसको के मान लेता हूँ, के, तो मैं बराबर में के लिखता रहूँगा इसकी जगह पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे 3 + 2
3+2√5/3 -2√5, यही तो है। आप कहेंगे यस सर यही है। मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 3+2√5/3 +2√5 कर दी मल्टीप्लाई। क्योंकि यहाँ पर जो साइन होता है, यहाँ पर जो साइन होता है इस ये वाला, इसके उल्टे से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके उल्टे से हमने मल्टीप्लाई कर दी। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर दी। पहले आपको जनरली ऊपर 1 मिलता था, इस बार आपको ऊपर 1 नहीं मिल रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या ये दोनों नंबर सेम हैं? आप कहेंगे यस सर ये दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब इनका क्या हो गया? स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3+2√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या बना हमारा? a माइनस बी, और ये क्या बना? a प्लस बी। आंसर हमारा क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहेंगे यस सर। अब a की जगह पर क्या है? 3 है, तो क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है? 2√5, तो 2√5 का स्क्वायर। इसका भी हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बराबर में क्या चल रहा है? अभी मैंने आपको बताया था, इसके बराबर में क्या चलता रहेगा? के चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? के, क्योंकि इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? के। मतलब ये पूरा नंबर लिखा हुआ है, इसको हमने क्या मान लिया है? ये वाले नंबर को के मान लिया है। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ऊपर वाला बन गया। ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो भाई आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो चलिए खोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऊपर है a स्क्वायर, a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 3 प्लस के बी स्क्वायर, बी की जगह पर देख लो क्या लिखा हुआ है? 2√5, यानी कि 2√5 का होल स्क्वायर है ना। a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो a की जगह पर क्या है? 3, b की जगह पर क्या है? 2√5। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ था ये 3 का स्क्वायर। आप जानते हैं बेटा ये क्रॉस जो बीच में आ रहा है, इसका मतलब है मुझे नेक्स्ट पेज यूज़ करना पड़ेगा, ये आएगा नहीं। इसके बटे में क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस, देखो इसको समझो 2√5 का स्क्वायर। मैं अलग करके बता देता हूँ, 2√5 का स्क्वायर। इसको अलग अलग करो ना, आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है? 5, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 20। तो यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जब हम 2√5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? क्या आता है? 20। तो यहाँ पर क्या आया? 20। तो नीचे वाले को ना अब हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इसके बराबर में आपको पता है क्या चल रहा है? के चल रहा है। क्या चल रहा है? के। क्लियर है ये बात? अब हमने यहाँ से देखा नीचे क्या आ रहा है? जब 20 में से 9 घटाते हैं तो आंसर आता है -11। क्या आ रहा है? -11। यानी कि नीचे वाले को सॉल्व करने के बाद हमने पाया कि नीचे हमारा क्या आता है? नीचे आता है हमारा -11। इसको अब थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, अभी मैं इसके ऊपर ही यूज कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे अलग से पेज ऐड करना पड़ेगा वरना। ठीक, 3 का स्क्वायर होता है बेटा, इसको कर रहे हैं अब हम, इसको यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख लेंगे ध्यान से, इसीलिए मैं अलग अलग कलर का यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना आए। ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब आप इसका स्क्वायर अभी खोला था, क्या होता है? 20 है ना, प्लस देखो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा? 12√5। क्लियर है? अब आप इनको, और नीचे अभी आपने क्या आया था नीचे सॉल्व करने पे? -11, यही आया था। आप कहेंगे बिल्कुल सर। जब बेटा आप इनको जोड़ते हैं 20 और 9 क्या होते हैं? 29। क्या होते हैं? 29। तो क्या हो जाएगा? 29 प्लस 12√5 बटे -11। यहाँ तक आपको कोई परेशानी इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। इसको साथ के साथ नोट करते रहेंगे, है ना। तो अब इसके बराबर में जो चल रहा है ना, अब मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिखूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखो ये लिखा हुआ है 29 प्लस 12
12√5/-11 बराबर में के चल रहा था, और के था क्या, के पी प्लस क्यू, ऐसा ही कुछ था ना, देख लेते हैं एक बार क्या था, पी प्लस क्यू√5, क्या था के पी प्लस क्यू√5 ये था। अब देखो जैसे मैं आपको बताता था a + b = 5, इसका मतलब क्या है, a और b को जोड़ने पर क्या आता है, 5 आता है। ऐसे ही इनको जोड़ने पर क्या आता है, ये आता है। तो अब हम इसकी कंपेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर कर लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा और बिल्कुल इसके जैसा लिखने का प्रयास करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस के 29/11, आप कहेंगे बिल्कुल सर, और इसको रहने देता हूँ प्लस, इसको लिखता हूँ माइनस के 12/11√5 बराबर में क्या है, p + q√5, है ना। अब देखो जो अकेला है यानी कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये p अकेला, ये p अकेला है, ये रहा, और ये भी क्या है, अकेला है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, p की। अब देखो इसके पीछे भी √5 चिपका हुआ है, इसके पीछे भी √5 चिपका हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, q लिखा हुआ है, और इसके आगे लिखा हुआ है ये, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, q की। तो यहाँ से हम क्या निकाल पाए, यहाँ से हम निकाल पाए कि जो हमारा p है, p की वैल्यू कितनी है, -29/11, और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है -12/11। यहाँ तक हमारा कि पी और क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि जब मैं p + q में p + q को जोड़ता हूँ और उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा हल्का दिख रहा है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 11 को तो 11 लिख देंगे, p की जगह पर क्या आया है, -29/11, और q की जगह पर क्या आया है, -12/11। जब आप इनको बेटा जोड़ते हैं, 11 को बाहर लिखा रहने दीजिए, नीचे वाला नंबर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, ये आता है -29 और -12। जब 29 और 12 को आप जोड़ते हैं तो ये आता है बेटा, 29 और 12 को जब आप जोड़ते हैं तो ये आता है -41। ऐसा ही कुछ है क्या, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सही है, 41 आता है और नीचे आता है 11, और आपको पता है इसके बाहर भी क्या लिखा हुआ है, ये वाला 11 लिखा हुआ है इसके बाहर, ये वाला 11 जो बाहर वाला था, ये वाला। अब आप जानते हो कि इस वाले 11 से, कौन से वाले 11 से, इस वाले 11 से ये वाला 11 कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा -41, और यही आपका क्या होगा, आंसर। तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। काफ़ी लेंदी सवाल था, लेकिन जिस बच्चे ने इस सवाल को समझ लिया है उसके आगे के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे और उसको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ क्योंकि ये बाकी में सवालों के ऊपर भी आ गया है, अभी हमें बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको साथ के साथ बैक करके पीछे से लिख सकते हैं। आप इसको हल्के में न लें, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन लिया है, मैंने थोड़े से क्वेश्चंस में आपके पूरे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करी है, जिससे कि पेपर से पहले एक बार आपका कंप्लीट रिवीजन हो सके, जो आपको पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। 2-3 सवाल हमारे पास रह गए हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और आप चाहें तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो यही तो हमसे पूछ रखा था, देखो उसने जो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पूछा था कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम चलते हैं पीछे, सॉरी पीछे मतलब आगे, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमें करना है ये वाला सवाल। देखो छोटा सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन समझने वाला सवाल है। ये कह रहा है कि 25 बराबर, ये कह रहा है कि 25 बराबर 2x - 3, 25 बराबर 2x - 3, तो 5 की पावर 2x + 3 इसके बराबर में दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। इस तरीके के सवालों को करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इनके बेस को सेम कर लें, है ना, और या हम इनकी बेस होता है ये वाला, ये क्या है बेस, या तो हम इनके बेस को सेम कर लें, या क्या होता है कि हम इनकी पावर को सेम कर लें, क्या कर लें, पावर को सेम कर लें, तब भी कंपेयर हो जाता है।
तो अब हम जानेंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो हम कोशिश करेंगे। तो अभी जैसे जैसे हम सवाल को करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। बेटा क्या मैं 25 को ये लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और इसकी पावर क्या लिखा हुआ है 2x - 3, और बराबर में क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 2x + 3। तो अब ये क्या हो गया, अब इसको यहाँ से जो देख लेते हैं 5 की। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है a की पावर mn के साथ। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला अब हम यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर, देखो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों की, किन दोनों की, इन दोनों की, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x, और जब इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, बराबर में क्या हो जाएगा 5 की पावर 2x + 3। अब आपने क्या देखा, दोनों का बेस क्या हो गया सेम। जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे 4x - 6 बराबर 2x + 3। ये एकदम क्लियर है। तो 4x में से 2x घटा दो, 2x माइनस, देखो अब आपको पता है बराबर, तो ये माइनस का है, इसको उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। 3 उधर ऑलरेडी लिखा हुआ था, प्लस का 6 हो जाएगा, है ना, वो होगा नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 9, 2x बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/2। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू निकल कर आ गई 9/2। यानी कि यदि मैं अगर 9/2 रख देता हूँ x की जगह पर तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सही कराया है ना। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। 2 की 4, 2 तिया 6, और इधर है ही ये 6 हो गया ना, ठीक। इधर इसको उधर ले जाएंगे 9 हो जाएगा, और इसको उधर ले आएंगे 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये वाला सवाल उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके का सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगले पर चलते हैं। देखो अगला वाला बहुत आसान सवाल है। ये कह रहा है कि किसी रेखाखंड के अंतिम बिंदु प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में है। ये रेखाखंड गुजरता है। सबसे पहले आप जानते हैं एक चीज़, आप जानते हैं क्वाड्रेंट। आप कहेंगे सर बिल्कुल जानते हैं, क्वाड्रेंट तो हमें बहुत अच्छे से आता है, बार बार हमें पढ़ाया गया है। ये है क्वाड्रेंट। अब ये कह रहा है रेखाखंड। बेटा रेखाखंड होते हैं इस तरीके की लाइन, ये एक लाइन है और इसका एक एंड पॉइंट ये रहा और एक एंड पॉइंट ये रहा। ये कह रहा है इसका अंतिम बिंदु जो है प्रथम, तो प्रथम इस वाले में हो गया, और तृतीय इस वाले में हो गया, है ना। तो यह रेखाखंड गुजरता है, यानी कि कहाँ से होकर जा रहा है। तो आपने क्या देखा, क्या यह लाइन यहाँ से जा रही है या नहीं जा रही। आप कहेंगे सर बिल्कुल यहीं से जा रही है, ये रही, यहाँ से जा रही है। जब ये यहाँ से जा रही है तो ये क्या है, एक्स अक्ष है। आप कहेंगे नहीं सर। सेकंड चतुर्थांश है। आप कहेंगे नहीं सर। वाई अक्ष है। आप कहेंगे नहीं सर। क्या है, मूल बिंदु। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होते हैं। आप जानते हो एब्सिस का होता है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। चलिए क्वाड्रेंट बना देते हैं फिर से। क्वाड्रेंट तो आपको अच्छे से आता ही है। क्वाड्रेंट बना लिया हमने, ये बना लिया। अब ये कह रहा है देखो इसमें तो दोनों प्लस प्लस के होते हैं, अलग अलग चिन्ह होने चाहिए। कह रहा विभिन्न का मतलब है अलग चिन्ह। तो इसमें तो दोनों प्लस हैं, इसमें तो दोनों माइनस हैं, तो ना तो इसमें हो सकता है और ना ही इसमें हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक माइनस होता है एक प्लस होता है, इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है आपका सेकंड। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है सेकंड और फोर्थ, हाँ ये रहा चौथा। इसका मतलब वे बिंदु जिनके भुज व कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होते हैं कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है ये बात। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु से P3,4 की दूरी क्या होगी। देखो ये सवाल समझने वाला है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दोनों वैल्यू प्लस की दे रखी है। तो आप जानते हैं पहले में प्लस होता है, यानी कि एक लाइन ऐसे इधर से जा रही होगी
और एक लाइन ऐसे इधर से जा रही होगी और यहाँ जाकर ये लाइन मिल रही होंगी, तो ये पॉइंट बना रही होंगी। कौन सा पॉइंट बना रही होंगी? ये पॉइंट बना रही होंगी 3,4। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब आप जानते हो आगे वाला x का होता है और पीछे वाला y का, तो यानी कि ये वाली दूरी कितनी है? x वाली 3 है और ये y वाली कितनी है? 4 है। जब ये 4 है तो इसके सामने ये भी क्या होगी? 4। ये 3 है तो इसके सामने वाली ये भी क्या होगी? 3। ठीक है ना। अब इसने पूछा है कि मूल बिंदु कहाँ है? आपका मूल बिंदु ये रहा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये आपका मूल बिंदु है। तो हमें ये बताना है कि ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी, ठीक है ना। तो ये वाली दूरी निकाल लेते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? ये वाला आप कहेंगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो क्या यह एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो 90 डिग्री के ट्राइंगल में हम एक बात जानते हैं, क्या हम एक बात जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। तो निकाल देते हैं इससे। हाइपोटेनियस आपको निकालना है। हाइपोटेनियस यही तो h है और ये क्या है? p है और ये क्या है? b है। इसके बारे में बाकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन क्योंकि अभी हमें यहाँ पर इसको समझना नहीं है, सिर्फ हमारे सवाल में यूज़ हो रहा है, तो इतना काफ़ी है। तो h स्क्वायर बराबर p की जगह पर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर कितना है? 3 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ाएंगे जब हम इसको, तो h स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो h बराबर क्या हो जाएगा? ये 16 और 9 जुड़ के क्या हो जाएंगे? 25। और आप जानते हैं 25 किसका होता है? 5 का। ठीक है ना। तो बस हमें यही बताना है कि 5 है क्या ऑप्शन में कहीं? हाँ, ये रहा 5, देख लो, ये रहा ना आंसर। तो दूरी कितनी होगी? 5। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नोट कर लेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ये किस चतुर्थांश में होंगे? देखो मैंने 5-6 क्वेश्चंस को एक साथ ले लिया है और हमें ये बताना है कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जैसे कि हम सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। बना लिया ये वाला। देखो इसमें ये x प्लस है, आप जानते हो, ये x माइनस है, ये भी आप जानते हो, ये y प्लस है, ये भी आप जानते हो, ये y माइनस है, ये भी आप जानते हो। अब देखो इसमें दोनों प्लस प्लस के होते हैं। इसमें पहला वाला किसका होता है? क्योंकि देखो x क्या है? माइनस है, तो पहला वाला माइनस का होता है और दूसरा वाला प्लस का होता है। इसमें आपको पता है दोनों तरफ से माइनस माइनस आ रहा है, तो इसमें दोनों माइनस माइनस के होते हैं। इसमें क्या होता है? y माइनस का होता है और x प्लस का होता है। तो अब पहले वाले को, पहले वाला प्लस का किस किस में है? पहले वाला प्लस का इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। लेकिन दूसरे वाला माइनस, इसमें दूसरे वाला माइनस का नहीं है, इसमें दूसरे वाला माइनस का है। तो पहले वाले को तो नहीं ले सकते क्योंकि दूसरे वाला इसमें प्लस का है, जबकि इसमें दूसरे वाला माइनस का है। तो ये वाली कौन से में हो जाएंगी? ये वाली हो जाएंगी फोर्थ क्वाड्रेंट। आया समझ में? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो दूसरे सवाल को लेते हैं। दूसरे सवाल में ये कह रहा है कि पहले वाला प्लस का होना चाहिए और दूसरे वाला माइनस का। पहले वाला प्लस का देखो इसमें है और इसमें है, और दूसरे वाला माइनस का। दूसरे वाला माइनस का इसमें नहीं है क्योंकि इसमें तो प्लस है, तो इसको नहीं ले सकते। किसको लेंगे? इसको। तो ये भी कौन से में हो जाएगा? ये भी फोर्थ में हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आप कहेंगे यस सर। अब ले लेते हैं तीसरे वाले को। इस बार पहले वाला माइनस में है, दूसरे वाला प्लस में है, तो बिल्कुल इसके पास में ही ये वाला आपको दिखाई दे रहा है इसके जैसा ही। तो ये किस में हो जाएगा? थर्ड में। किस में हो जाएगा ये? सॉरी, सेकंड में। किस में हो जाएगा ये? सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट पर चलते हैं। इस दोनों माइनस, आपको पता है दोनों माइनस कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। तो ये दोनों कहाँ क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्ड में। किस में हो जाएगा ये? थर्ड में हो जाएगा। थर्ड में हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। पांचवें में आप देख पा रहे हो दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के किस में होते हैं? पहले में होते हैं। तो ये पहले में हो जाएगा। ठीक है। और छठे में क्या है? पहले वाला माइनस है, पहले वाला माइनस ये रहा दूसरे में, और दूसरे वाला प्लस है, तो ये किस में हो जाएगा? दूसरे में। अब इसको ना देखो सही से एडजस्ट कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं इसको साफ तरीके से। ऐसे तो समझ में नहीं आया ये कौन सा कहाँ होगा, एक तरीके से और समझ लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा हौच-पौच सा हो गया। आप समझ लो इसको अच्छे से। हम बना लेते हैं बड़ा सा। ये बना लिया हमने। 3,-2। देखो x प्लस है, y माइनस है, तो 3,-2 इसमें होगा। आप कहेंगे यस सर। फिर 17,-30, 17,-30 भी इसी में होगा।
फिर तीसरा है -2,5, -2,5 यहाँ होगा। फिर चौथा है -50, -20 ये यहाँ होगा। अगला है 10,100, 10,100 यहाँ होगा पहले में। और छठा है पहला वाला, ये कहाँ होगा, -81,50, सॉरी 80 है, 81,80। तो क्लियर है। आपने क्या देखा, ये पहला था, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा था, और ये चौथा था। अब आप देख सकते हैं कौन सा किस में आ रहा है। सबको मैंने लिख दिया है एक पास ही। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। ये कह रहा है समीकरण इतने के 2 हल ज्ञात कीजिए। आपसे पेपर में 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको एक की वैल्यू रखते जाएंगे, दूसरे की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो हमें निकालने हैं 2 हल। सबसे पहले हमें देखना है हमारे सवाल में क्या क्या दे रखा है। हमारे सवाल में 2 दे रखे हैं, एक x दे रखा है और एक y दे रखा है। हमने एक जगह x लिख लेना है, एक जगह y लिख लेना है। इसने हमसे पूछे हैं 2 हल, तो हम 2 हल निकाल देंगे। 2 हल निकालने का सबसे आसान तरीका है, एक बार हम x को 0 रख देते हैं, एक बार हम y को 0 रख देते हैं। अब हमें रखना किस में होता है, इसमें रखना होता है। जब हमने इसमें x को 0 रखा तो रख दो, क्या आएगा, 2 गुणा 0 प्लस y बराबर 0 प्लस 5। तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 5। यानी कि जब हम x को 0 लेते हैं तो y क्या निकल कर आता है, 5। तो क्या निकल कर आता है, y 5। अब हम y को 0 ले रहे हैं, 2x प्लस, तो देखो क्या है, 2x प्लस y को 0 ले रहे हैं, 0 ले लिया, बराबर x प्लस 5। देखो ये वाला x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो 2x माइनस x बराबर 5। तो x बराबर 5, यानी कि जब हमने y को 0 लिया x भी क्या आया, 5। तो हमें यही वैल्यू निकालनी थी। क्या क्या निकल कर आई, जब हमने x को ऐसे बना लेते हैं, x, y, जब हमने x को 0 लिया तो y 5 निकल कर आया। जब हमने y को 0 लिया तो x क्या निकल कर आया, 5 निकल कर आया। यही हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। क्योंकि 2 पूछे थे, अगर इसने 2 से ज़्यादा पूछे होते तो हम 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है x बराबर 2, y बराबर 3 निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक हल है। देख लेते हैं चेक करके कि किसका हल होगा। यानी कि इसका मतलब है कि अगर मैं इन वैल्यूज़ को इन समीकरणों में रख रख के देख लेता हूँ और जो सेटिस्फाई कर देती है वही क्या होगी, इसका हल होगी। तो रख के देख लेते हैं। सबसे पहले पहली वाली में रखते हैं। तो पहली वाली में रखा हमने, जैसे कि यहाँ पर रखते हैं हम, x की जगह पर रखना है 2, तो 2 गुणा 2 प्लस y की जगह पर रखना है 3 बराबर 8। 2 दूनी 4 प्लस के 3 बराबर 8। तो अब आपने क्या देखा, ये आ रहा है 7 और ये क्या है, जो कि बराबर नहीं है किसके, 8 के। इसका मतलब पहले वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब रख के देखते हैं दूसरे वाले में। चलो दूसरे वाले में रख के देख लेते हैं। x की जगह पर रखना है 2, y की जगह पर रखना है 2 गुणा 3 बराबर 8। तो 2 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 8। ये भी क्या आया, 8। इधर भी क्या है, 8। दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी आगे रख के देख लेते हैं। इस वाले में रखते हैं। इस वाले में x की जगह पर रखेंगे 2, y की जगह पर रखेंगे 3 बराबर 8। आएगा क्या, 5 बराबर 8, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और जब आप इसको ऐसे रख के चेक करेंगे तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। और वो वाला ऑप्शन कौन सा था, ये वाला था। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये एक अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि रोहन व रमिता कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं। और मान लो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सफाई करेंगे, तो उन्होंने कक्षा की सफाई के लिए 25 रुपये जमा करने हैं। क्या करना है, उन दोनों ने सोचा कि हम दोनों मिलकर 25 रुपये जोड़ेंगे और क्लास की सफाई करेंगे। इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए व इसका आलेख खींचिए। सबसे पहले हमें इसका समीकरण बनाना है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो रोहन है, क्या है, रोहन x रुपये जोड़ता होगा, और जो रमिता है,
रमिता क्या करती होगी, वाई रुपये जोड़ती होगी। कितने रुपये जोड़ती होगी, वाई रुपये जोड़ती होगी। और दोनों मिलाकर कितने जोड़ते हैं, 25। यानी कि एक्स और वाई को जब जोड़ा जाता है तो आंसर कितना आता है, 25। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला, ये क्या है हमारा जो पहला सवाल है, क्या इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमने इस सवाल का आंसर दे दिया, इस वाले का, कि हमने इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब इसने कहा है वह आलेख खींचिए। आलेख खींचिए का मतलब है इसका ग्राफ बनाइए। तो चलिए आप इसको उतार लें, मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे अब हम इसका, यहीं बना लेते हैं। समीकरण हमारे पास क्या आया था, समीकरण हमारे पास आया था x प्लस वाई बराबर 25। क्या आया था, x प्लस वाई बराबर 25। तो मैंने वही करना है जो अभी पीछे करा था। बॉक्स बनाएंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, x को 0 रख दो। जब आप इसमें x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। कितनी आ जाएगी, 25। जब आप y को 0 रखेंगे तो रख दो x प्लस 0 बराबर 25। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 25। कितनी आ जाएगी, 25। अब इस बात को हमें ग्राफ पर दिखाना है। चलो लिख लिया होगा आपने, हटा देता हूँ इसे। अब इसको ग्राफ पर देखेंगे। किस पर देखेंगे, ग्राफ पर। तो चलिए आइए देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में आपका वही तीसरा चैप्टर यूज़ होगा जो आप जानते हैं। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। हमें एक्स पर चलना था 25 मान लेते हैं, यहाँ कहीं 25 होगा ये, और वाई पर चलना था 0। तो ये क्या हो गया हमारा 25,0। दूसरा हमें वाई पर चलना था क्या, 25, और एक्स पर चलना था 0। तो ये क्या हो गया हमारा 0,25। हो गया, नहीं हो गया। अब जो पॉइंट बने हैं दोनों, एक पॉइंट तो ये वाला बना है, ये वाला, और एक पॉइंट ये वाला बना है। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा ये वाला। ये क्या हो गया हमारा इसका ग्राफ। तो ये बस हमें इसका ग्राफ पेपर था। तो दूसरा था ना वह आलेख खींचिए, तो ये इसका आलेख हो गया। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपके पेपर में बेटा कुछ इस तरीके के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, और 100% ये बात श्योर है कि चाहे आपके यूटी में इस तरीके के सवाल आए या ना आए, लेकिन आपके बोर्ड के पेपर में या आपके मिड टर्म वाले पेपर में इस तरीके के सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। होता क्या है, मैंने इसके इंस्ट्रक्शंस को भी शामिल किया है। ये कहता है अभिकथन और एक कारण दिए गए हैं 4। इसमें क्या होता है, ये उत्तर है, इसके कितने आंसर हो सकते हैं, या तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चौथा है ए सत्य है परंतु आर सत्य है। यानी कि एक सही दूसरा गलत, इस तरीके से। जैसे कि पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सही बात है, अभी अभी आपने पढ़ा था √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक संख्या को अपरिमेय कहा जाता है यदि उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये बात भी सही है, वही संख्या तो अपरिमेय संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अब देखो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तो ऐसा कहाँ है, ए वाला। ए व आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा हो जाएगा, ए। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा कह रहा है कि 7 एक अपरिमेय संख्या है। भाई गलत कह दिया, 7/1 ये तो कैसी संख्या है, p/q, तो एक परिमेय संख्या है। यानी कि पहला क्या हो गया, गलत। पहला क्या हो गया, गलत। दूसरे को देखते हैं, सभी परिमेय संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। ये भी गलत है। भाई सभी परिमेय संख्याओं का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे मान लो एक परिमेय संख्या है 16, जब आप 16 का वर्गमूल लेते हैं तो क्या निकल कर आता है, 4। क्या अपरिमेय निकल कर आता है, आप कहेंगे नहीं सर, इसका मतलब ये भी गलत। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें है ए सत्य है और ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसमें तो दोनों ही गलत हैं। ऐसा कोई ऑप्शन आपको कहीं इसमें दिखाई दे रहा है जिसमें दोनों ही गलत हों, क्यों बेटा, क्या आपको इसमें कोई ऐसा वर्गमूल दिखाई दे रहा, ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो हम एक और ऑप्शन बना लेते हैं कि इसमें दोनों गलत होंगे, ए व आर दोनों असत्य है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, दोनों ही गलत हैं। तो मान लो इसका 5वां ऑप्शन एक और होता और उसमें होते दोनों गलत। किसने गलत, दोनों गलत, दोनों गलत।
तो ये वाला क्या हो जाएगा, 5वां मान लेते हैं ई, दोनों गलत हैं। अगले पर आ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, 0.258 एक शांत दशमलव प्रसार है। देखो शांत दशमलव प्रसार कब होता, जब ये बिंदियाँ नहीं होती, लेकिन ये बिंदियाँ हैं, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, एक दशमलव जिसमें एक अंक या अंकों का एक सेट समय समय पर दोहराया जाता है उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। बिल्कुल सही, दूसरा वाला सही है, यानी पहला गलत है दूसरा सही है। तो पहला गलत है दूसरा सही है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो ये तीनों आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद है। आगे चलते हैं। अब हमारा इसके बाद एक क्वेश्चन बचता है, बस उसको हमें समझने का प्रयास करना है। मैंने हर तरीके का प्रश्न लिया है जिससे कि आपको पेपर में परेशानी ना हो। ये कह रहा है बेटा, ये सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, समझेंगे हम इसको। ये कह रहा है कि एक दिन ऑफिस जाते हुए सुचित्रा अपने बेटे के लिए पेटीएम के लिए गई। यानी कि मतलब इसको ऐसे समझो, एक दिन वो लड़की है, एक सुचित्रा, एक मैडम है जो अपने ऑफिस जा रही थी, लेकिन ऑफिस जाते समय वो अपने बच्चे के स्कूल में गई पेटीएम के लिए, जैसे कि आपके गार्जियन आते हैं। उसके बाद सुचित्रा ने ऑफिस में काम करके जल्दी चली गई क्योंकि शाम को घर मेहमान आने वाले थे। तो अब उसे ऑफिस से भी जल्दी जाना पड़ा क्योंकि शाम को उसके घर पर मेहमान आने वाले थे। ऑफिस से निकलकर वह बैंक गई और फिर शाम को मेहमानों के स्वागत के लिए दुकान से कुछ सामान खरीदा। दिन भर सुचित्रा द्वारा तय किए गए रास्ते को कार्तीय तल में दर्शाया गया है। कार्तीय तल सुचित्रा का घर वाई अक्ष पर स्थित है। देखो, यानी कि ये पूरा यहाँ बना हुआ है। थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको दोनों चीज़ें दिखें, है ना। यानी कि ये पूरा जो जो बातें इसमें लिखी हुई है ना, ये सारी इसमें बनी हुई हैं। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, एक बार देख लेते हैं। देखो, ये तो क्या है, कहाँ कहाँ गई थी वो, मैं ऑफिस से निकलकर, ये तो बैंक दिखाई दे रहा है आपको, शॉप दिखाई दे रही है, स्कूल दिखाई दे रहा है, और उसका ऑफिस दिखाई दे रहा है, और उसका घर दिखाई दे रहा है। अब हम सवाल पढ़ते हैं। सुचित्रा के घर के निर्देशांक बताइए। सुचित्रा के घर के निर्देशांक, सुचित्रा का घर कहाँ है, वाई एक्सिस पर है, ये है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो कहाँ पर है, 4 पर है। क्या आपको दिखाई दे रहा है, कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 4। इसका मतलब सुचित्रा का घर कहाँ पर है, 4 पर है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स तो भाई यहाँ 0 होता है और वाई क्या होता है, -4। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 0, -4। क्लियर है ये बात। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है समान कोटि वाले भवनों का नाम लिखिए। यानी कि जो बिल्कुल एक लाइन में है। तो एक लाइन में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, भाई मुझे तो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं एक लाइन में, है ना। है, देखो ये भी 10 पर है और ये भी 10 पर है। तो ये तो शॉप हो गई, ये स्कूल हो गया, ये घर हो गया, बचा क्या, बैंक बचा, और क्या बचा दूसरा, एक तो बैंक था और क्या था, ऑफिस, है ना। बैंक और ऑफिस, तो ये बैंक और ऑफिस क्या हो गए, आमने सामने हो गए। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बैंक व ऑफिस। तो इसको अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा आपको दिखे। तो क्या हो जाएगा, बैंक और ऑफिस। क्या हो जाएगा, बैंक और ऑफिस। क्लियर है ये बात। आप कहेंगे सर ठीक है। देखो समझना ज़रूरी नहीं है साफ लिखा जाए, यहाँ स्पेस नहीं है उतना, लेकिन ये है ऑफिस, ठीक है। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया, बैंक और ऑफिस। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 पर, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, दुकान और बैंक के निर्देशांक लिखिए। दुकान और बैंक देखो कहाँ है इसमें, देखो बेटा इसको हटा देते हैं, सॉरी, ये दुकान है, ये दुकान है, और ये क्या है, बैंक है। दुकान और बैंक के निर्देशांक लिखने हैं। बैंक के ही तो लिखने हैं, या दुकान और स्कूल है, दुकान और बैंक, ठीक। दुकान और बैंक के निर्देशांक लिखने हैं, ठीक। तो दुकान कहाँ है, दुकान का देखो क्या आ रहा है, 10 पे आ रही है, ये वाली लाइन नहीं आ रही 10 पे, आप कहेंगे सर बिल्कुल। इधर से किस पर आ रही है, 4 पर। तो दुकान के निर्देशांक क्या हो गए, 10,4। और बैंक के निर्देशांक क्या हो गए, देखो बैंक किस वाली लाइन पर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आप, ये बार बैंक किस वाली लाइन पर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये क्या है, 4। इधर किस पर आ रहा है, 10 पर आ रहा है। तो बैंक के निर्देशांक क्या हो गए, बैंक के निर्देशांक हो गए क्या, 4,10, ठीक है। तो तीसरा सवाल भी हो गया। ये हमारा कौन सा सवाल था, तीसरा सवाल था। इसमें सवाल में कुछ आगे भी पूछ रखा है, क्या आगे पूछ रखा है कि दुकान की कोटि माइनस बैंक का भुजा ज्ञात कीजिए। बेटा कोटि शायद वाई अक्ष को कहते हैं और भुजा एक्स अक्ष को कहते हैं, यानी कि वाई में से एक्स घटाना है। दुकान की कोटि यानी कि दुकान कहाँ है, दुकान, दुकान की कोटि क्या है, दुकान की कोटि यानी कि वाई है 4, क्या है, 4।
और बैंक की भुजा, बैंक की भुजा यानी कि बाई क्या है, सॉरी कोटि बाई को कहते हैं, भुजा एक्स को कहते हैं, और दुकान की भुजा क्या है 4। और जब आप 4 में से 4 घटाते हैं तो क्या आता है 0। तो ये वाला भी आपका क्लियर हो गया। दूसरा वाला सवाल, एक में ही 2 सवाल दे रखे थे। अब इनमें से इसने अगला सवाल जो पूछा है, अगला सवाल है बेटा कि निम्न में से या कौन से भवन चतुर्थांश सेकंड में स्थित है। अरे ये तो बहुत आसान हो गया। देखो इसने पूछा है कौन सा सेकंड में है, आपको पता होगा भाई, ये क्या है फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, और ये क्या है थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ है। इसने पूछा है सेकंड में कौन कौन है, तो सेकंड में एक तो स्कूल है और एक ऑफिस है। तो क्या क्या हो गया सेकंड में, सेकंड का आंसर लिख दो। सेकंड में क्या क्या हो जाएगा, ऑफिस और स्कूल, ठीक है ना। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। इसमें मैंने लगभग 3 चैप्टर्स जो आपके यूटी में आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन तीनों चैप्टर के लगभग वो सभी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने शामिल कर लिए हैं जो आपके पेपर के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं, हो सकता है आपको इस तरीके के सवाल पेपर में देखने को मिलें, और इस बहाने आपका एक बार तीनों चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा। शायद आप खुद भी रिवीजन करते तो इतनी जल्दी 1 घंटे का वीडियो हुआ है ये, अभी 1 घंटे में शायद आप भी तीनों चैप्टर्स का रिवीजन नहीं कर सकते थे। आप वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक समझ में ना आए देखें। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और यदि यह आपको पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।